राधे राधे, हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। अभी हमने सुना था कि तुम लोग इस कमीने को इतनी सफाई क्यों मांग रहे हो, सीधा ठोक क्यों नहीं देते इसे। अब आगे गन को देखकर मित्तल के तो पसीने ही छूट गए। वो घबराई हुई आवाज़ में बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। देखो रणवीर, मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मिस्टर रजावत को तुम लोगों की हरकत के बारे में पता चला तो तुम सोच नहीं सकते कि वो तुम्हें इतनी क्या सज़ा देंगे। आखिर हम उनके पुराने बिजनेस पार्टनर रहे हैं। मित्तल ने अपना जवाब बचा में कहा। रणवीर ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, उन्हें तो ये बात तब पता चलेगी ना जब तो उन तक पहुंचने के लिए जिंदा रहेगा मित्तल। मित्तल अब 3 शैतानों से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था और ये जानता था कि यहाँ उसके सामने अधिराज राजावत नहीं, उसके लिए उनसे उलझ बहुत, जिसके लिए उनके उलझ है या उलट आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। असूल, जिनके लिए उनके असूल बहुत मायने रखते हैं और बिजनेस के मामले में वो थोड़ा नरम भी पड़ जाया करते थे। जबकि यहाँ खुद रजावत ब्रदर्स खड़े हुए थे और साथ में इस देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। वो रणवीर के बिजनेस करने के स्टाइल से इतना तो समझ ही गया था कि रणवीर के शातिर दिमाग के आगे उनकी एक भी नहीं चलने वाली। इसलिए उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो मेरी जान बख्श दो, तुम लोग जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और आइंदा से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो मैं परिवार वाला हूँ और मेरे बीवी बच्ची है। आदित्य ने उसकी बात का उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ तेरे बीवी बच्चे हैं, पर अभी तो बिस्तर पर शायद ये सब भूल गया था। सोच, अगर तेरी बीवी बच्चों के पास ये खबर गई कि तो होटल के रूम में किसी तरह से इतनी कम उम्र की लड़की के साथ रंगेलिया बना रहा है तो सोचता है वही बीवी बच्चे तुझे लात मारकर तेरे ही घर से बेदखल कर देंगे। मित्तल ने कहा, देखो मेरा परिवार बर्बाद करके तुमको क्या मिलेगा। मैंने कहा ना, तुम लोग जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। रणवीर ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ। इसी के साथ एक आदमी जिसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी वो अंदर आया और उसने फाइल रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने उस फाइल को खोलकर मित्तल के सामने की तरफ किया और कहा, साइन इट। मित्तल ने असमंजस के भाव से पूछा, क्या लिखा है इसमें। तो रणवीर ने कहा, यही कि तेरी वजह से हमारी कंपनी को जो भी नुकसान हुआ है वो सब तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर चुकाया जाएगा। इसलिए तू अपनी वो सारी प्रॉपर्टी जिनकी कीमत हमारे नुकसान के बराबर है उसे हमारे नाम कर रहा है, और वो भी राजी खुशी। डिड यू अंडरस्टैंड मित्तल? कम ऑन साइन इट। ये बात सुनकर मित्तल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके लिए तो वो नुकसान इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई में तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। आदित्य ने उसकी गर्दन को पकड़ कसते हुए कहा, अबे साले, तो ये सब तुझे हमसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब साइन कर रहा है या तेरा भेज उड़ा दूँ। आदित्य का ये कहना ही था कि राजवीर ने अपनी गन की नॉब उसकी कनपट्टी पर प्रेस की। मित्तल अब कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से उन पेपर पर साइन कर दिया। तो आदित्य ने उसे धकेलते हुए कहा, चल अब मित्तल निकल यहाँ से, और ध्यान रखना अभी तो सारी प्रॉपर्टी ली है, अगली बार कोई भी गंदी चाल चली ना तो सीधा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मित्तल जो वहाँ से छूटकर ऐसे भागा जैसे अपनी मौत के मुंह से बचकर भाग रहा हो। अब राजवीर ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, यार अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब सारे काम खत्म हो गए तो मैं तो घर जाकर आराम करने वाला हूँ। आदित्य ने भी अपनी गर्दन को हल्का सा स्ट्रेस करते हुए कहा, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, चलो साथ में चलते हैं। रणवीर की नज़र अभी भी उस फाइल पर ही थी। उसने फाइल को देखते हुए कहा, तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। राजवीर ने कहा, अब तेरा कौन सा काम बाकी है? रणवीर ने कहा, मैंने कहा ना जाओ, आता हूँ। राजवीर ने कहा, कौन सा काम बाकी है रणवीर? चलो रात काफ़ी हो चुकी है, बाद में सब कर लेना। रणवीर ने कहा, नहीं राजवीर, तुम्हें पता है ना बाद में शादी के रस्म शुरू हो जाएंगे और दादी मुझे इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देगी। मैं सुबह होने से पहले ही लौट आऊँगा, तुम लोग जाओ।
राजवीर ने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने उसे साथ चलने का इशारा किया। दोनों ही रूम से बाहर निकल गए। वहीं रणवीर ने अपने फ़ोन में किसी को मैसेज सेंड किया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त, माही, निया और आलिया तीनों ही हॉल में सोफे पर आलती पालती मारे अपनी हथेलियों पर अपनी चिन टिकाए वहाँ इधर से उधर भाग रहे सर्वेंट की तरफ देख रही थी। माही ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, निया, ये मेरी शादी का दिन इतनी जल्दी आ भी गया और पता ही नहीं चला। क्या जल्दी थी अभी इतनी जल्दी शादी करने की? 5-6 साल और रुक जाते। निया ने कहा, माही, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और देख, शादी कैंसिल करने के बारे में तो सोचना भी मत। मैंने जितनी भी ड्रेस खरीदी है मुझे सारी की सारी शादी में हर फंक्शन में पहनी है, इसलिए मेरे प्लान पर पानी मत फेर। माही ने टेढ़ी नज़र से निया की तरफ देखा और वापस सामने की तरफ देखते हुए कहा, मैं कब शादी कैंसिल करने की बात कह रही हूँ? क्या मैंने शॉपिंग नहीं की है? आखिर मेरी शादी है। बस मैं तो शादी के बाद के बारे में सोच सोच के। तभी आलिया ने कहा, माही, अब जो चीज़ हो नहीं सकती है उसके बारे में सोचकर क्यों मूड ख़राब करना? शादी है ना, एंजॉय करो। वहीं दादी थोड़ी दूर पर सोफे पे बैठे हुए सुगंधा जी से कुछ बातें कर रही थी। तभी एक गार्ड जो मेन गेट पर रहता है जल्दी से भागते हुए अंदर आया। दादी से पूछा, क्या हुआ? तो उस गार्ड ने जल्दी से कहा, बड़ी मालकिन, बाहर एक औरत आई है, उसने बड़ा हंगामा मचा रखा है। दादी ने सुगंधा जी की तरफ देखा। फिर सुगंधा जी ने हैरानी से पूछा, औरत? कौन सी औरत? और उसने हमारे मेंशन के बाहर हंगामा क्यों मचा रखा है? और वो यहाँ तक पहुँची कैसे? गार्ड ने कहा, पता नहीं, हम उसे काफ़ी देर से यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि वो अदिति मैम को जानती है और वो उनसे बात करना चाहती है और उनसे बात किए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। अदिति जो अभियान के लिए वहाँ आ रही थी, उसने सवालिया नज़रों से गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, मुझसे? पर वो कौन है जो मुझसे मिलना चाहती है? तो उस गार्ड ने कहा, मैम, हम नहीं जानते, पर वो बहुत गुस्से में लग रही है। दादी ने अदिति से पूछा, अदिति, क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? अदिति ने कहा, नहीं दादी, मेरा तो कोई रिश्तेदार तो क्या, कोई अपना भी नहीं है। फिर उस गार्ड ने कहा, आप एक बार उन्हें अंदर ले आइए। उस गार्ड से कहा, ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहती है। गार्ड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से बाहर चला गया। माही ने खड़े होते कहा, अदिति, मुझे लगता है कि वो औरत सही नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारी रिलेटिव होती तो बाहर इतना हंगामा नहीं मचाती और इतना गुस्से से क्यों होती। अदिति ने कहा, फिर भी एक बार मिलने में क्या हर्ज है, पता तो चले आखिर वो है कौन। अभी वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी गार्ड के साथ वो औरत अंदर आई। मुझे तो लगता है इसकी पहले वाले पति की माँ होगी। वो कोई और नहीं, आकाश की माँ थी। आकाश की माँ ने जैसे ही अदिति को देखा, वो एकदम चिल्लाते हुए कहा, बता, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया तूने में उसके साथ? इससे पहले कि वो औरत अदिति तक पहुंची थी, गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा उसे वहीं रोक लिया। वहीं आकाश की माँ को देखकर अदिति थोड़ा घबरा गई और वो डरी हुई आवाज़ नज़रों से आकाश की माँ को देख रही थी, जो गुस्से से अदिति पर चिल्लाई जा रही थी। इस औरत का इतना गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद हर सदस्य हैरान रह गया। दादी ने उस औरत से कहा, आप हैं कौन और आप होती कौन है अदिति को ऐसे चिल्लाने वाली? उस औरत ने कहा, अपने इस मनहूस और अपने घर में रखा है, लेकिन आप जान लीजिए, आपने इस मनहूस को अपने घर में रखा है, लेकिन आप जान लीजिए ये लड़की किसी के लिए सही नहीं है। जहाँ तक भी बात जाती है, सबको बर्बाद करके रख देती है। पूछिए इसे मेरा बेटा कहाँ है? कई दिन हो गए मैं उसे ढूंढते फिर रही हूँ, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। जरूर इसने ही कुछ किया है मेरे बेटे के साथ। दादी ने हैरानी से अदिति की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि ये क्या कह रही है। तो अदिति ने घबराई आवाज़ में कहा, नहीं दादी, मैं उनके बेटे के साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि वो मुझे मारना चाहते थे। वो मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते थे, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। सुगंधा जी ने आगे आते हुए कहा, अदिति, तुम सफाई मत दो, हमें अच्छे से पता है बेटा कि तुम किसी का बुरा नहीं चाह सकती। और फिर उस औरत ने कहा, भला अदिति अपने बेटे के साथ ऐसे क्यों करेगी? आपके बेटे के साथ? तो आकाश की माँ ने कहा, ज़रूर करेगी, पूछिए इससे कौन लगता था मेरा बेटा इसका। आकाश की माँ का सवाल सुनकर सुगंधा जी उसे
कुछ कहने वाली थी कि तभी अदिति ने कहा, कुछ नहीं लगता था आपका बेटा मेरा, कोई रिश्ता नहीं था उसका मेरे साथ। अगर रिश्ता होता तो आप लोग मुझे घर से बाहर क्यों निकालते? आप चले जाइए, क्यों वापस मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आई हैं आप? कहते हुए अदिति ने आवाज़ रुंध गई। तभी आकाश की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाते कहा, झूठ मत बोला अदिति, तुम आज भी मेरे बेटे की बीवी हो। तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन तुम पैसों में इतनी लालची हो कि तुमने शायद इस घर के बेटे को भी फंसा लिया है और अब इस घर की मालकिन बनना चाहती हो। तभी वहाँ पर गुस्से से भरी आवाज़ आई, बस अब एक शब्द मुंह से मत निकालना, वरना जहाँ तुम्हारे बेटे को पहुँचाए ना, बहुत जल्द तुम्हें भी पहुँचा देंगे। इस आवाज़ को सुनकर वहाँ एकदम सन्नाटा सा पसर गया। आदित्य, जो गुस्से से आकाश की माँ को देख रहा था, उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मानता हूँ आप एक माँ हैं, इसलिए अपने बेटे के गम में कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन अपनी हदों में पार कर रही हैं। आप उस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हैं जिसकी ज़िंदगी आपने और आपके बेटे ने मिलकर बर्बाद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि आपके बेटे ने उसकी जान तक लेने की कोशिश की, और यहाँ मुंह उठाकर आप इसे ही सुनाने लिए आ गई। आकाश की माँ ने कहा, क्यों ना सुनाऊं, मेरा भी तो इकलौता बेटा था ना, और कई दिनों से लापता है। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, कहीं दूर चली जाऊँगी, और फिर कभी भी आप लोगों की अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को वापस लौटा दीजिए। दादी और सुगंधा जी को तो वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं अदिति की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उसका अतीत फिर से मैम ने रिपीट कर दिया। इस सीरीज़ में रिपीटेशन ने जब अदिति को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आई और उसके कंधे पे हाथ रखते बोली, तुम रो क्यों रही हो? देखो, हम जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है अदिति, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती हो। माही की बात सुनकर अदिति उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, तो फिर क्यों क्यों हर बार कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाए आ जाता है? माही, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मुझे खुशी नहीं रहने दिया जाता? तभी आकाश की माँ चिल्लाते बोली, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी खुशियाँ छिन गई अदिति। मैं एक माँ हूँ और तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी अदिति। आकाश की माँ की वे बात सुनकर अदिति और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। तभी अदिति ने गार्ड पर चिल्लाते कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लेकर जाओ इसे बाहर। आइंदा से याद रहे, ये औरत हमारे मेंशन के आसपास कहीं नज़र नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग अपनी जान से जाओगे। आदित्य की आकाश की माँ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, अगर वो इस बातों को थोड़ा तरीके से कहती तो आदित्य से तरीके से आकाश के बारे में जानने की कोशिश करती तो शायद आदित्य को उससे थोड़ी सिंपैथी होती, क्योंकि वो आकाश की माँ थी और उसे अपने बेटे के बारे में जानने का पूरा अधिकार था। लेकिन जिस तरह से आकाश की माँ ने अदिति पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी, वो उसे सुने जा रही थी, उसे देखकर आदित्य को अपने ज़रा सी भी सिंपैथी नहीं हुई, उल्टा उसे गुस्सा ही आ रहा था। आदित्य के ऑर्डर मिलते ही गार्ड आकाश की माँ पर पकड़कर बाहर ले आए, लेकिन आकाश की माँ अभी भी चिल्लाते हुए आदित्य को उल्टा सीधा सुनाई जा रही थी। अदिति को इतना रोते देखकर आदित्य को भी अच्छा नहीं लगा। वहीं दादी और सुगंधा जी ने भी बेचारी नज़रों से अदिति को देख रही थी। वो समझ सकती थी कि अदिति पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। सुगंधा जी ने अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस करो बच्चे, मत रो इतना। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम ऐसे लोगों के लिए बीच में कैसे रह रही थी। अदिति ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, फिर सब मुझे इतना बुरा क्यों कहते हैं? सुगंधा जी ने प्यार से अदिति के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हम जानते हैं अदिति, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम बहुत प्यारी हो। आज के बाद वो औरत कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं आदित्य जैसे अदिति का रोना देखकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। सुगंधा जी कुछ कहने वाली थी, तभी दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाने दो,
आदित्य संभाल लेगा। अभी जहाँ शाम का संगीत की तैयारियां से सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, वहीं अभी जो ड्रामा यहाँ क्रिएट हुआ था उस जगह से सभी का मूड थोड़ा खराब हो गया था। तभी निया ने कहा, अरे हम ऐसे ही किसी पागल औरत के लिए अपने घर का माहौल थोड़ा खराब करेंगे, और वैसे भी मेरे भाइयों की शादी कोई रोज रोज थोड़ी होने वाली है। दादी, अब कोई भी इस बात का जिक्र यहाँ दोबारा नहीं करेगा, और भाई है ना, भाई अदिति का मूड ठीक कर देंगे। दादी ने मुस्कुराते कहा, तू सही कह रही है निया, बस अब कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा और लग जाओ सभी अपने अपने काम पर। सभी सर्वेंट जाकर वहाँ खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। दादी ने उनकी तरफ देखते कहा, और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? यहाँ पर जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, चलो लग जाओ काम पर। दादी के कहने पर सभी सर्वेंट्स जल्दी से भागते हुए अपने काम में लग गए, क्योंकि उन सभी को दादी ने डांट से बड़ा डर लगता था। अदिति के अपने साथ उसके कमरे में ले गया। अदिति अभी भी रोई जा रही थी और अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछ रही थी। आदित्य ने उसको कंधे से पकड़कर कहा, क्यों रो रही हो तुम? और वो तुम्हें इतना सुना रही थी, तुम पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी क्या? अदिति, जिसके रोते हुए हिचकियां बंद गई थी, वो बड़ी मुश्किल से बोली, मैं उन्हें क्या बोलती? उनकी बातें नहीं सुनी थी। वो कितना कुछ गंदा बोल रही थी मुझे, और उन्होंने मुझे बददुआ भी दी कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगी। कहते हुए अदिति फिर से जोर जोर से रोने लगी। मेरी लाइफ में कभी कुछ सही नहीं होगा आदित्य जी, शायद वो सही कहती है। मैं बहुत मनुष्य हूँ, कभी कोई खुशियाँ डिजर्व नहीं करती हूँ। अदिति को इतना रोते देखकर आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके अपने सीने से लगा लिया। अदिति आदित्य के शर्ट पकड़े हुए रोए जा रही थी। उसके आंसुओं से आदित्य की शर्ट भीगने लगी। काफ़ी देर तक अदिति ऐसे ही आदित्य के सीने पर लगी रोती रही, और कुछ देर बाद उसका रोना सिसकियों में बदल गया था। आदित्य ने जब अदिति को थोड़ा शांत देखा तो बड़े ही प्यार से कहा, किसी की दुआ और बद्दुआ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अदिति। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा भी करते हैं या सही करते हैं और औरों को दी हुई बद्दुआ भी दुआ में बदल जाती है, इसलिए रोना बंद करो और तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अदिति ने अपना चेहरा उठाकर आदित्य की तरफ देखा। रोने से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और सूज भी गई थी। आदित्य को अब अदिति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने अदिति के आंसू अपने अंगूठी से पोंछते हुए कहा, देखो हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत दुल्हन की आंखें रोने से सूज जाएं और उसकी आंखों में ये आंसू, वो भी किसी और की वजह से। ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अदिति ने रूधे गले से कहा, मैं नहीं रोऊंगी आदित्य जी, अब मैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। उन्होंने जितना मेरी ज़िंदगी में जहर घोला था घोल दिया, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा परिवार अब और सिर्फ ये सभी हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर प्रॉमिस करो आज के बाद कभी भी अपनी अतीत की बातों को याद कर दुखी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ तुम नए सिरे से मेरे साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करो। बल्कि मुझे तो ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अगर तुम मुझे पहले ही मिल जाती तो वो आकाश नाम का पागल इंसान तुम्हारी लाइफ में आता ही नहीं और तुम्हें वो सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आदित्य की बात सुनकर अब अदिति के होठों पर भी स्माइल आ गई और उसने वापस आदित्य के सीने पर सिर रखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं आदित्य जी, काश आप मेरी लाइफ में आप पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता ना। अदिति की बात सुनकर आदित्य ने एक बार फिर से उसे टाइट हग किया और उसके बालों को चूमते कहा, कोई बात नहीं, आप जो हो गया सो हो गया। हम ये सोचेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी का वो हिस्सा कभी तुम्हारी लाइफ में आया ही नहीं। अब ये रोना बंद करो और आज शाम की संगीत नाइट है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से उदास चेहरे लिए घूमो। अदिति ने धीरे से अपना सिर हाँ में लाया और तभी आदित्य का फ़ोन रिंग होने लगा। आदित्य ने अदिति से कहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और तब तक मुझे तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक चाहिए, समझी, वरना एक अच्छी वाली डांट पड़ेगी तुम्हें। आदित्य अदिति को समझा रहा था जैसे अदिति कोई छोटी बच्ची हो। इसी वजह से अदिति के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आदित्य ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, मिलते हैं तुमसे बाद में। वो अपना फ़ोन पिक करके रूम से बाहर चला गया। वहीं अदिति आदित्य को जाते हुए देखती रही और मन ही मन बोली,
मैं बहुत खुशनसीब हूँ आदित्य जी कि आप मेरी लाइफ में आए, और मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए वफादार रहूँगी और आपसे जुड़ा हर रिश्ता पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन से निभाऊंगी। शाम का वक्त हो चुका था। संगीत के लिए सभी लोग रेडी हो रहे थे। वहीं मेकअप आर्टिस्ट माही और अदिति को तैयार करने के लिए आ चुकी थी। उनका स्टाफ काफ़ी बाकी सभी लोगों को भी रेडी कर रहा था। वहीं आलिया परेशान सी अपने गाउन को लेकर बैठे हुए थी, पर वो उस गाउन को नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन राजवीर की जिद्दी की वजह से उसे ये गाउन पहनना था। जब उसे तैयार करने वाली एक लड़की ने उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, मैम क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो आलिया ने अपने साइड में बेड पर रखे हुए गाउन की तरफ देखते हुए कहा, ये है मेरी परेशानी, मैं इसे नहीं पहनना चाहती। उस लड़की ने उस गाउन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पर मैम ये तो बहुत खूबसूरत है, आप इसे क्यों नहीं पहचाना चाहती? यकीन मानिए इस गाउन में आप बहुत ही प्यारी लगेंगी। आलिया ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल ये गाउन बैकलेस है और मेरी पीठ पर कुछ निशान हैं जो इस गाउन की वजह से सबको नज़र आएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें देखे। उस लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, मैम इतनी सी बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेकअप से उन निशानों को भी हाइड कर दूंगी। आलिया ने हैरानी से कहा, क्या मेकअप से ऐसा पॉसिबल है? तो उस लड़की ने कहा, मैम हमारा काम ही यही है, कमियों को छुपाना और खूबसूरती को उभारना। चलिए अब जल्दी से गाउन को पहन कर आइए ताकि मैं आपका मेकअप कर सकूं। वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी है। वैसे भी आलिया को भी ये गाउन बहुत पसंद था, लेकिन अपनी पीठ पर नज़र आ रहे निशान की वजह से वो उसे नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए जल्दी से गाउन लिया। उसने चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं माही और अदिति रेडी हो गई। मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें रेडी कर दिया था। दोनों की आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही ने पैटल आसमानी कलर का लहंगा पहना था, वहीं अदिति ने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहना था। दोनों के ही लहंगे बहुत खूबसूरत थे और आज दोनों उन लहंगों में किसी परी की से कम नहीं लग रही थी। और मेकअप आर्टिस्ट ने बड़ी कुशलता से उनका मेकअप किया था। मेकअप हालांकि न्यूड था, लेकिन उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। दोनों को ही मेकअप आर्टिस्ट ने एक ही रूम में तैयार किया था। दोनों ने दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कभी अपने लहंगे को देखकर। अदिति ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ जाएंगी। सब सुबह अदिति का मूड बहुत ऑफ था, लेकिन इतना अच्छा परिवार जो उसे मिला था, सभी ने अदिति को उदासी अपने प्यार भरे व्यवहार से पूरी तरह से दूर कर दी थी। अदिति अपने आने वाली लाइफ के लिए बहुत खुश थी और उसने उसे सोच लिया था कि वो अपने अतीत के बारे में अब बिल्कुल नहीं सोचेगी। उसे अब जिंदगी जीनी है, वो भी खुशियाँ डिजर्व करती है। माही ने कहा, हम दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, कहीं हमें कोई नज़र न लग जाए। अदिति ने हंसते हुए कहा, माही मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हें नज़र न लग जाए क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अदिति की बात सुनकर माही ने शर्माते कहा, मैं तो हमेशा से नए कपड़ों में अच्छी लगती हूँ। माही ने यह बात कुछ इस तरीके से कही कि मेकअप आर्टिस्ट को भी हंसी आ गई। उसने फिर हल्का सा काजल माही के कानों के पीछे लगाते हुए कहा, अब तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। फिर अदिति का कान के पीछे लगाते हुए कहा, और तुम्हें भी नहीं लगेगी क्योंकि तुम भी आज बहुत प्यारी लग रही हो। निया डोर ओपन करके अंदर आई। निया ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और निया ने भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। निया के अंदर आते ही कहा, तुम लोग रेडी हो ना? माही ने अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम रेडी हैं? चलो अब जल्दी से हमारी तारीफ में दो बोल बोल दो। निया ने हैरानी से माही को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अदिति को देखते हुए कहा, वाकई में मेरी दोनों भाभियाँ चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद ही लग रही हैं। आज तो भाइयों को इन दोनों पर फ्लैट होने से कोई नहीं रोक सकता। निया की बात सुनकर अदिति और माही दोनों ही शर्मा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, इनका मेकअप पूरा हो चुका है, तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकती हो। निया ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई, मुझे दादी ने भेजा था कि जाकर अपनी दोनों भाभियों को लेकर आओ। चलो चलते हैं। माही और अदिति दोनों ही निया के साथ वहाँ से चली गई। संगीत सेरेमनी का प्रोग्राम बाहर गार्डन एरिया में रखा गया था क्योंकि गार्डन एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था।
आज तो रजावत पैलेस की रौनक देखते ही बन रही थी और उसकी सजावट के तो क्या कहने। आज का संगीत सेरेमनी में काफ़ी लोग शिरकत करने वाले थे, आने वाले थे। कुछ सेलिब्रिटीज़ थे तो कोई बिजनेस रिलेटेड लोग थे और कोई रणवीर और आदित्य के दोस्त थे और कोई दोस्त ऐसे थे जो राजवीर के भी थे। आज हमारे तीनों हैंडसम डेविल लुक में किसी हैंडसम प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे थे। जहां रणवीर और राजवीर दोनों ही अपनी फेवरेट कलर ब्लैक कलर के आउटफिट में थे, वहीं आदित्य ने ऑफ वाइट क्रीम कलर की अदिति से ड्रेस के मैच करता हुआ आउटफिट पहना हुआ था। इनका लुक में अपनी इंस्टा पर हालांकि दादी ने रणवीर को माफ़ कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे क्या थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है। हालांकि दादी ने रणवीर को साफ मना कर दिया था कि ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, पर रणवीर ने इस मामले में भला किसी की सुनना ही कहाँ था। लेकिन वाकई में रणवीर पर यह ब्लैक कलर जचता भी था, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी को शो करता था। और कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे दोनों डेविल एक दूसरे की अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। तीनों ही बड़ी बेचैनी से अपनी अपनी होने वालियों को, हो चुकी दुल्हनियों को आने का इंतज़ार देख रहे थे। बीच बीच में वो बिजनेस पार्टनर से बात भी कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी जहाँ से उनकी होने वाली और हो चुकी दुल्हनियाँ आने वाली थी। रणवीर इस मामले में कुछ ज़्यादा ही बेचैन नजर आ रहा था। राजवीर ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, थोड़ा सब्र कर, वो आ रही है, कब से देख रहा हूँ। तेरा ध्यान हम लोगों से बात करने से कम और उस तरफ ज़्यादा है। रणवीर ने कहा, सब्री तो नहीं होता अब। वैसे क्या तुम वेट नहीं कर रहे अपनी बीवी के आने का? राजवीर ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, पर आदि जरूर पागल हो रहा है अपनी होने वाली बीवी को देखने के लिए। आदित्य ने कहा, तुम रहने दो राजवीर, मैं भी तुम्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हारी नज़रें भी बराबर वहीं जाकर ठहर रही हैं। अभी भी तीनों एक दूसरे की टांग खींच ही रहे थे कि तभी तीनों को नज़र एक साथ उस तरफ ठहर गई जहाँ उनकी होने वाली और हो चुकी दुल्हनियाँ आपस में बातें करते हुए उसी तरफ आ रही थी। तीनों का ही ध्यान उस तरफ बिल्कुल ही नहीं था। साथ में निया भी उनके पीछे पीछे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आ रही थी। तीनों को तो जैसे ही तीन परियों को देखकर अलग ही दुनिया में पहुंच गई। आदित्य ने आदिति को देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा, माइंड ब्लोइंग। रणवीर ने कहा, यू आर राइट, शी लुक्स सो गॉर्जियस। तभी राजवीर ने कहा, एडोरेबल। वे तीनों ने एक साथ कहा, ये जान लेकर ही मानेंगी क्या? तभी उन्होंने देखा कि वो तीनों उनकी तरफ आने की बजाय कहीं दूसरी तरफ ही जा रही थी। रणवीर ने कहा, वहाँ कहाँ जा रही हैं? उनके होने वाले दूल्हे तो यहाँ खड़े हैं, क्या इन्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए? आदित्य ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, हम सबसे इनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये वहाँ दादी के पास जाकर खड़ी हो गई। चलो अभी उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। सामने फ्लोर पर सभी लोग अपनी अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। दादी ने अपनी दोनों होने वाली पोता बहुओं की भलाई लेते हुए कहा, किसी की नज़र न लगे, कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों। निया ने कहा, दादी अपनी बहू के पीछे अपनी पोती को भी भूल गई, थोड़ी बहुत बलाएं मेरे लिए भी ले लो, क्या मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी? दादी ने हंसते हुए अपनी पोती को भी बलाएं ली और कहा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही है मेरी राजकुमारी। वे प्यार से आलिया के गाल को छूते कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आलिया, सच में ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से परियां उतर आई हों। तभी अभिराज जी ने वहाँ आते हुए कहा, सही कहा माँ आपने, ये चारों बच्चे बिल्कुल किसी परी से कम नहीं है। तभी रणवीर की आवाज़ आई, अब कोई इन परियों को इतना भी बता दे कि इन्हें अपने अपने पार्टनर के साथ डांस परफॉर्मेंस भी करना है। सबने पीछे मुड़कर देखा जहाँ रणवीर, राजवीर और आदित्य तीनों ही खड़े हुए अपनी अपनी परियों को देख रहे थे। अदिति, आलिया और माही तीनों का ही चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि उन्हें अपने अपने पार्टनर की आंखों में अपने लिए तारीफों के साथ हसरतें भी नजर आ रही थी। अभिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो ले जाओ ना अपनी परियों को, किसने रोका है? रणवीर माही के सामने खड़ा हो गया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
अब थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये हमारी शादी की संगीत सेरेमनी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ रहना चाहिए? माही ने पहले दादी की तरफ देखा तो दादी ने पलकें झपकाकर उसे रणवी के साथ जाने का इशारा किया। माही ने अपना हाथ रणवी के हाथ में दिया और रणवी ने उसके नर्म हाथों को अपने सख्त हाथों में थाम लिया। रणवी ने जानबूझकर माही के हाथों को थोड़ा जोर से प्रेस किया, जिसे माही हैरानी से रणवी को देखने लगी। तो रणवी ने धीरे से माही की तरफ झुकते हुए कहा, इतनी देरी से आने के लिए थोड़ी सी सजा तो बनती है ना माही? कहकर वो उसे अपने साथ ले गया। वहीं आदित्य ने भी अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? हमारी शादी की संगीत सेरेमनी है, तो सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस हम लोगों को ही करनी चाहिए ना? अदिति ने भी शर्माते हुए अपना हाथ आदित्य की तरफ हाथ में दे दिया। आलिया ने भी उसके कान की तरफ झुकते हुए कहा, यू आर लुकिंग, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। राजवीर ने आलिया के कान की तरफ झुकते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। अदिति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अदिति का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। अदिति ने शर्माते हुए आदित्य के मन ही मन बोला, अरे तुम्हारा ये शर्माना तो और भी गहर ढारा है। आलिया जानबूझकर राजवीर को इग्नोर कर रही थी। आलिया जानबूझकर राजवीर को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अभी तक वहाँ किसी ने भी नहीं पता था कि आलिया राजवीर की बीवी है। राजवीर ने उसे अपने पास आते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो? दादी ने कहा, हाँ आलिया, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? तुम्हें भी तो डांस पार्टनर चाहिए होगा ना? आलिया ने कहा, वो मुझे डांस नहीं आता है दादी, तो मैं जाकर क्या करूँगी? तो राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, आप किसी और के साथ चले जाइए। पर राजवीर ने उसके आगे की बात कहने का मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, पर मुझे तो तुम्हारे साथ ही डांस करना है, किसी और के साथ नहीं। आलिया हैरानी से राजवीर को देख रही थी, तो राजवीर थोड़ी देर रुक और पलटकर आलिया को देखकर हुए कहा, वो लोग नहीं जानते कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो, तो इतनी बातें क्यों बना रही थी? आलिया अब क्या कहती? मुंह बनाकर उसने अपना मुंह झुका लिया। राजवीर ने भी उसे उस तरफ लेकर आया जहाँ पर सभी डांस परफॉर्म्स कर रहे थे। सभी लोग इस संगीत नाइट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तीनों के वहाँ आने से सभी लोग जो वहाँ डांस कर रहे थे वहाँ से हट गए। माही को तो वैसे भी डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो तो डांस के लिए बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। उसने तो खुद डीजे वाले से अपनी पसंद वाला सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा, जो कि उसने बहुत पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ था। वहीं अदिति और आलिया थोड़ी नर्वस हो रही थी, क्योंकि आलिया थोड़ी शर्मीली थी और वहीं अदिति भी इस मामले में आलिया की तरह ही थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग प्ले होने लगा। दरअसल ये एक ग्रुप सॉन्ग था जहाँ पर लड़के और लड़के अलग अलग डांस करते हैं और डांस करते हुए ही गाने के बोल के जरिए एक दूसरे को चैलेंज करते थे और बीच में उनकी टांग खिंचाई भी करते थे। आबरा का डाबरा मोर सवारा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके ये जिया ललचाए, कमर ललचाए तो लाखों गिर जाए। म्यूज़िक, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर ललचाए तो लाखों गिर जाए। और माही और रणवीर इस गाने को इतना सीरियस ले गए थे कि गाने के बोल के जरिए एक दूसरे के परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। आज तो माही भी पूरी तरह से रणवीर को परेशान करने के मूड में आ गई थी। रणवीर अपने डांस के जरिए से बार बार छेड़ रहा था, वहीं माही भी इस बात का अच्छे से जवाब दे रही थी। वहीं आदित्य और राजवीर इस मामले में किसी से कम नहीं थे। वह आलिया और अदिति पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर अब धीरे धीरे उनकी हिचक भी खुल रही थी और वो आदित्य और राजवीर का डांस में पूरा पूरा साथ दे रही थी। अब तो वहाँ का माहौल देखने ही बन गया था। सभी लोग इस कपल का डांस बहुत एंजॉय कर रहे थे। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयाना, ना
मैं तेरी गुजरिया, ना तू मेरा दीवाना। स्वीटी तेरा, होए स्वीटी तेरा ड्रामा, मचा दे हंगामा। लड़ाई जो नजरिया, जुल्म हुई दवा। हाँ तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने। अरे सुन ले गुजरिया, बलम हुई गवा। और इसी तरह से इनका म्यूज़िक चलता रहा। इसी के साथ सॉन्ग ख़त्म हुए फिर, और माही और रणवीर ने अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर ने पीछे की तरफ से माही की कमर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। माही की बैक रणवीर के सीने से लग गई और माही और रणवीर स्माइल करते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इस डांस परफॉर्मेंस में तो माही रणवीर के साथ अपनी फाइट भी भूल गई थी। इसी के साथ सॉन्ग खत्म हुआ और माही को रणवीर ने अपनी तरफ खींच लिया। फिर से रिपीट हो गया। फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।